मध्य प्रदेश के बजट पर की गई चर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करी बैठक। बजट की तेज रफ्तार पर की गई चर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, बजट पर इंदौर की जनता से बात करने आया हूं। इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर बहुत अच्छा शहर है, बहुत प्यारा शहर है, एक अच्छी अनुभूति होती है। श्री रविशंकर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, महामंत्री रहे, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष रहे, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में मंत्री रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए सारे केसों को आपने हाईकोर्ट में लड़ा है। ऐसे दीर्घ अनुभवी नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सीधे ही उनसे निवेदन करता हूं, मुझे क्या बोलना है, मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं। बस इतना ही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का बजट अभी सर्वांगीण विकास का बजट है। गत वर्ष की तुलना में 15% बजट बढ़ाया गया है और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में, और विशेषकर यह वर्ष रोजगार एवं इंडस्ट्री वर्ष मनाया था। मुझे गर्व है कहते हुए कि पिछले दिनों हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जोनल एनक्लेव किए इंडस्ट्रीज के और साथ में जीआईएस भी हुए। उसमें लगभग 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए, सब आपको सभी देती है। हम उसके क्रियान्वयन के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। उसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावना है और इन सारी संभावनाओं को हम जमीन पे उतार कर मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि करेंगे। किसान का क्षेत्र हो, खेत का क्षेत्र हो, एमएसपी, आपने देखा होगा गेहूं की अभी एमएसपी हमने बढ़ा दी है। तो किसान, जवान, महिला, सब क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के विकास में बजट बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सीधे हमारे नेता रविशंकर जी को आमंत्रित करता हूं, आप उनसे चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो आपको मिलता रहता हूँ। आदरणीय रविशंकर प्रसाद। मित्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिला अध्यक्ष जी, कविता जी, अन्य सभी मित्रों, बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। ये युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ। बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी वहां थे तो मालूम हुआ ही होगा। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या आईएमएफ, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में, आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो एमएसएमई के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका 2 और 2.5%, देश में 36 करोड़ एमएसएमई है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है। तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। मुझे इसके अलावा 3 बातें कहनी है, फिर आपके सवाल में लूंगा। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती। दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है,
भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनकी खुद की नियुक्ति में की गई। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी एक रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफी उस पर बहस हुई थी। 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। मेरा युवा की नई परिभाषा दी उन्होंने। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और तंद्राओं में तपस्या कर रहे हैं वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफी भक्ति और आध्यात्म में जुड़े रहते हैं। तो इस तरह की बातें कहना तो कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आज इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूं, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। उनको कौन पढ़ाता है? उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में है। तो दूसरी बात मुझे कहनी है, और ये राष्ट्रीय विषय है। कर्नाटक की सरकार ने 4% रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए। वो ओबीसी कोटा क्लॉज 2B में किया। ओबीसी का हक मारा गया है। आप उपासना पद्धति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। ये भारत के संविधान में भी निषेध है। फिर भी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? ओबीसी मिलता है तो ओबीसी कैटेगरी में कोई मुस्लिम ओबीसी के लोग हैं तो चले आ सकते हैं, वो बैकवर्ड के रूप में आते हैं, मुस्लिम के रूप में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये वोट बैंक की लालसा कहां तक चलेगी? कांग्रेस पार्टी कहां सिमट गई? हम लोग कहां से कहां पहुंच गए? फिर भी क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, कांग्रेस वहीं खड़ी है। तो लगता है कांग्रेस पार्टी अपना वजूद कंप्लीटली खत्म करेगी क्या? वोट के लिए अब कहां तक जाएंगे? ये मुझे दूसरा सवाल करना है। और अंतिम सवाल ये करना है, एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है योगी जी के द्वारा कि आगरा में औरंगजेब के किले पर जहां शिवाजी को कैद कर रखा गया था, उसके सामने उनके सम्मान में बहुत बड़ा स्मारक बनाने की अनुमति दी गई है और महाराष्ट्र सरकार उसको बनाएगी। शिवाजी और औरंगजेब 2 व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास के। किसकी विरासत लेना चाहते हैं? औरंगजेब भारत की विरासत नहीं हो सकते। जब भी भारत की विरासत होंगे तो शिवाजी होंगे। जो लोग उस पर करते हैं अपनी राजनीति को करने दें, लेकिन ये स्पष्ट जानना चाहिए कि औरंगजेब कभी भी भारत की विरासत नहीं हो सकते। आज उनके डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं। उनकी क्रूरता के बारे में, कितने मंदिरों को तोड़वाया उन्होंने, लगभग 93 तो एक्नॉलेज करते हैं औरंगजेब की ऑफिशियल किताबों में, या 83 शायद। जस्ट ए मिनट। तो अगर पहली बार बनता है तो इसमें गलत क्या है? होने दीजिए ना, अच्छी बात है। बिहारी यहाँ काम करते हैं तो इंदौर की पूरी इकोनॉमी को मजबूती करते हैं ना, अच्छी बात है, यही रहेंगे, चिंता मत करिए। नेहा जैन जी, मेरा सवाल है कि रोजगार सृजन को लेकर किस तरह के अवसर हैं? क्या कोई ठोस आकलन हुआ है? 120 एयरपोर्ट्स में से मध्य प्रदेश को कितना हिस्सा मिलेगा? और पिछले 120 एयरपोर्ट्स की जो बजट में बात की गई तो मध्य प्रदेश को कितना हिस्सा होगा? 5 साल में 1600 से अधिक जुडिशरी की शिकायतें दर्ज, जुडिशरी के खिलाफ शिकायतें आई हैं। जो भ्रष्टाचार का भी हाल ही में मामला है, आरोप लगे हैं कि जज के यहाँ से 15 करोड़ से अधिक कैश है। तो इस मामले को आपने कई सवाल को एक साथ जोड़ दिया। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि देश ये अपेक्षा करता है कि जजेस का व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी और उनकी पारदर्शिता, इस पर देश विश्वास करे। अब बाकी हम न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस का पूरा सम्मान करते हैं।
अब उसकी एक विहित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है, तो इसको उसी पर छोड़ देना चाहिए, उनके निर्णय की अपेक्षा की जानी चाहिए। ANI से अधिक जी। सर, कर्नाटक का आपने जैसे बताया कि 4% जो मुस्लिमों को कोटा दिया है, तो सिद्धरामैया ने ये भी कहा है कि 14% लोगों को छोड़े बिना विश्व गुरु नहीं बना जा सकता, उनको अगर साइड कर दे। ऐसा है, सवाल किसको छोड़ने और रखने का नहीं है, सवाल जो संविधान में नहीं हो सकता वो आप कर रहे हैं। आपने शाहबानो में क्या किया था? ये इंदौर की थी ना शाहबानो, जिनको 125 रुपए देने पर लड़ गए थे। मैं कानून में 3 तलाक का बिल लेकर के आया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बंगलादेश में 3 तलाक नियंत्रित हो गया, इन भारत में नहीं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। तो सवाल सिर्फ वोट बैंक का है। आप उनको पढ़ाइए, आप कंप्यूटर दीजिए। और देखिए, मैं आज आपके सामने एक बड़ा सवाल उठा देना चाहता हूं, आपकी अनुमति है ना सर? देखिए, देखने के 2 नजरिए हैं। एक नजरिया है जो बताया आपने कि छोटी छोटी बात से जिन्ना पाकिस्तान बना के ले गए, एक तरफ वो सोचने का नजरिया है। दूसरा नजरिया है मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल हमीद, इनको परमवीर चक्र मिला। वहां पर अंडमान में कई पुराने अंग्रेजों के जो टापू थे, उनका नाम मोदी जी ने बदला है, एक का नाम अब्दुल हमीद के नाम पर किया है। ये सोच है। और आप इंदौर की इतनी बड़ी प्रेस बैठी हुई है, तो अपने एक अनुभव का आपसे शेयर करूंगा कि मुसलमानों के बारे में हमारी सोच क्या है। अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री था, तो मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच लाहौर में देखने का निमंत्रण मिला। अटल जी के पास गया कि सर क्या करूंगा, जाओ देख के आओ। बड़ी भीड़ थी, तो जहीर खान और इरफान पठान भारत के फास्ट बॉलर थे, उन्होंने 3 ओवर में 3-4 पाकिस्तानियों को टक्कर दिया। अब सोचिए, भारत के मुसलमान फास्ट बॉलर लाहौर में पाकिस्तान के प्लेयर्स की पिटाई कर रहे हैं। तो मेरे बगल में कसूरी साहब बैठे थे, वहां के विदेश मंत्री, VIP बॉक्स में। मैंने कहा, रवि जी, ये हिंदुस्तान के में कहाँ का मुसलमान है? जहीर खान, इरफान पठान। में चुप रहा। फिर वो इलाहाबाद का कौन था, मोहम्मद कैफ, तो 66 रन बनाया, 6 छक्के मारे। तो उन्होंने कहा, जनाब ये हिंदुस्तान में मोहम्मद कैफ कहाँ का मुसलमान है? उन्होंने कहा, जनाब ये तीनों भारत माता के बंदे हैं और भारत को जिताने के लिए आए हैं। मैंने जब देखा, कहा बीजेपी वाले? उन्होंने कहा जी बीजेपी वाले हैं। तो ये हमारी सोच है, उनकी सोच उनको मुबारक, लेकिन हम कहां से कहां देश में पहुंच गए और वो कहां पहुंच गए, इनको सोचना चाहिए। आपके सवाल में वजह तो है, क्योंकि हम जुडिशरी के निष्पक्षता और जुडिशरी की ईमानदारी दोनों के बहुत बड़े समर्थक हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। तो माननीय उच्चतम न्यायालय दिशा में विचार कर रहा है। आपको मालूम है कि एक बार नेशनल जुडिशियल कमीशन हम लोग लेकर के आए थे, उस समय देश का कानून मंत्री था, अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। लेकिन शायद कहीं न कहीं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी विचार करना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। अभिषेक जी, कहाँ पर? प्रशांत किशोर भी इसको बड़े राजनीतिक गांव में उठा रहे हैं। ऐसा है, पहले प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के एडवाइजर थे। वो कई जगह, ठीक है, वो घूम रहे हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको घूमने का अधिकार है, उसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन आज बिहार में भी सच्चाई है कि बहुत लोग वापस भी आ रहे हैं। अब कुछ लोग को इंदौर से प्यार हो गया तो अच्छी बात है। मुझे आज उन्होंने बताया कि बहुत सारे बिहारी यहाँ पर हैं, वो अपने छठ में घर भी जाते हैं, होली में घर भी जाते हैं। तो बिहार के लोग तो मॉरिशस में भी हैं, फिजी में भी हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो में भी है, मालूम है ना आपको। अच्छा है जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आदत लगाई है। और दूसरा देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह बिहार से ही शुरू किया था, नील की जमींदारों के शोषण के खिलाफ। तो बड़ी बात है, चलती थी जिसको। हमें गर्व है कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हमारे बिहार से थे, और हम और मित्रवर कैलाश जी इस आंदोलन की उपज हैं, जेपी मूवमेंट की, और जेपी भी बिहार से थे। तो दोनों बातें हैं। दूरदर्शन से KL जोशी जी। पीयूष पारेख जी, कहाँ है पीयूष जी भाई? बोलिए, दूरदर्शन का कैमरा? हाँ है, चलिए। ये बंसल है। दूरदर्शन वाले कौन है भाई? ये बंसल से है सब। बोलिए।
सर क्या बिहार में आप गठबंधन के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इसको लेकर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ ही क्या सीट शेयरिंग होगी? देखिए, पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के साथ हमारा रिश्ता नया नहीं है। मैं इस प्रश्न का अच्छा प्रश्न है आपका, थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहता हूँ। वो 96 में एनडीए में आए थे जब अटल जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, पहली बार तेलंगाना सरकार, तब से वो रहे हैं। 2005 में जब लालू प्रसाद की हार हुई तो उनकी सीटें हमसे कम थी समता पार्टी में, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। बीच में 1-2 बार लालू प्रसाद उनको फुसका कर ले गए थे, मैं रियलाइज किया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गल सकती है। नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नेता है, तो आज वो हमारे साथ आए हैं और 4 बार कहा है पब्लिकली कि मोदी जी के साथ रहूंगा, इंडिया के साथ रहूंगा। तो हमारा उनका रिश्ता बहुत पुराना है, मजबूत है। पक्का है सर, इसमें विश्वास है? आपको कोई डाउट है क्या? उनको लेकर ऐसा उसका ले जाओ आप। प्रभात किरण से अभिषेक कानूनगो जी, उसके बाद महेंद्र चंद्र रहे। अलग अलग राज्यों में विकास मनाया जा रहा है आज, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष का एक कहना है कि क्या छत्तीसगढ़ दिवस बिहार में मनाया जाए? क्यों नहीं बन सकता है, वो इनवाइट करें। देखिए क्या है, बिहार दिवस आज मनता है क्योंकि आज ये दिन बिहार बना था, बंगाल से अलग होकर, ठीक है। तो अगर कांग्रेस के लोग कैलाश जी से बात करेंगे जिस दिन छत्तीसगढ़ बना था वो मनाएंगे और इनको लेके जाए मुख्यमंत्री बना करके, हम बुलाएंगे इनको, क्या दिक्कत है? मेरा सवाल ये था कि बीजेपी हमेशा सोशल इंजीनियरिंग करती है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और बिहार के चुनाव में यादव फैक्टर भी काम करता है, तो कितना इसका इम्पैक्ट और भाजपा को लाभ बिहार में होने वाला है? देखिए, फैक्टर तो आप गिनिए, हमारी पार्टी पारिवारिक केंद्रित पार्टी नहीं है। यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बने। आपने देखा होगा, देवेंद्र फडणवीस साधारण कार्यकर्ता थे, बाकी लोग बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने हर समाज के वर्गों को उचित स्थान दिया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पिछड़े हो, या वो दलित हो। और कभी नहीं भूलिए कि भाजपा ही है, मोदी जी हैं जिन्होंने एक योग्य आदिवासी नेत्री आदरणीय मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति बनाया और उसके पहले राष्ट्रपति दलित समाज को बनाया, वो भी तो भाजपा ने करके दिखाया। ये हम करते हैं, वो करते रहेंगे। अंतिम 2 प्रश्न राजेंद्र को बताऊं जी। रविशंकर, मेरा सवाल ये है कि मोदी जी और ट्रंप के बहुत अच्छे रिश्ते पिछले कार्यकाल में भी थे, इस बार भी है, भी है, पर उसी के बाद आता है कि हमारे नागरिकों को वो हथकड़े और भेड़िया डाल के भेज देते हैं। उसके बाद अभी वो फिर से बोल रहे हैं कि हम 200% टैरिफ लगा देंगे 1 तारीख से। तो ये किस तरह का रिश्ता है? गड्ढम गड्ढ आपको रिश्ता अच्छा है और रिश्ता को संभालने की ताकत भी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, रिश्ता अच्छा है और रिश्तों को संभालने की ताकत भी है, समझदारी भी है। अब उन्होंने टैरिफ की बात की, वो बातचीत चल रही है कॉमर्स विभाग के साथ, तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब उन्होंने कहा कि जो वैधानिक रूप से अमेरिका में नहीं आए हैं उनको वापस जाना हो, और उस पर हम लोगों ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि वैधानिक हैं वहां रहेंगे, जो नहीं उनको आप भेज दीजिए। थोड़ा उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, ये अपनी ओर से बताया गया है। आप चिंता मत करिए, भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और दोनों लोकतांत्रिक देश मजबूती से काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।